थोड़ा सा बताएं। हमारे नॉलेज में कोई नहीं है, और अगर कोई तशद्दुद हुआ है तो उसके बारे में इंशाल्लाह हम जो हमारे कानूनी राइट्स हैं हम पूछेंगे, और तशद्दुद इसका कोई उसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अली के नपूर के ऊपर को इतना प्रेशराइज किया जाएगा और ऐसी मालूमात ली जाएंगी जिससे इमरान खान साहब के खिलाफ गहरा तंग होगा। इसकी नहीं, अली अमीन के ऊपर हमारा इत्तेमाद है, वो तारिक इंसाफ का जियाला है और इमरान खान का सच्चा साथी है। वो जितना प्रेशर डालेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं करवा सकेंगे जो पीटीआई के लिए नुकसानदेह हो। अच्छा, पीटीआई के मैंने वीलाग सुना है, मैंने जो समझता हूँ इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या उसके ऊपर जो है ना कोई इल्हाम हुआ है कि उसको सब कुछ पता चला है? मैं इसको जानता हूँ पुराने से। आज जो जजमेंट बल्कि आज जो ऑर्डर किए थे जज साहब ने, उस पर आप जो आर्गूमेंट किए वो बेसिकली क्या थे, कहाँ पे कंट्रडिक्शन थी, कहाँ पे? बहुत सी बातें हैं इस आर्डर के हवाले से, इसके वायरीज बताने में। ये आर्डर सुबह 9 बजे हो चुका था और आर्डर करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जिस शख्स की फिजिकल कस्टडी आप दूसरे सूबे की पुलिस को दे रहे हैं, पहले उसको फिजिकली अपने सामने पेश करना चाहिए था। अगर अली अमीन खान जेल से रवाना होता तो हमें पता चलता कि अली अमीन खान को ये इधर अदालत ले आए हैं। चोरी छुपे ये इस्लामाबाद की पुलिस, ये चीज़ें सारी मैनेज हुई हैं, यानी जिस अंदाज में ये कार्रवाई हुई है हमें पता न होना, वकला को पूरे बार को इल्म न होना और आर्डर का हो जाना। जब हम जज साहब के सामने पेश होते हैं, और जज साहब का कसूर इसलिए नहीं था कि पुलिस ने और रियासती इदारों ने ये तमाम हकाइक किससे मख्फी रखे। नंबर 1, अली अमीन खान को एटीसी कोर्ट ने 11 तारीख के लिए तलब किया हुआ है, ये चीज़ इस अदालत के नोटिस में नहीं लाई गई। दूसरी बात, जिस जुर्म में या जिस FIR में उसकी कस्टडी ये मांग रहे हैं इस्लामाबाद के लिए, वो दहशतगर्दी के कवानीन के तहत दर्ज हुआ है। दहशतगर्दी के कवानीन के तहत FIR की ट्रांजिट कस्टडी को न सेशन जज टच कर सकता है न मजिस्ट्रेट साहब टच कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जाते ATC कोर्ट में और वहाँ पे इसकी ट्रांजिट रिमांड मांगते, और मैंने इसी हवाले से मोहतरम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दिया, जिसने कहा कि अगर कोई ATC कोर्ट में ऑफेंस में चार्ज है 780A में, उसकी ट्रांजिट कस्टडी सिर्फ ATC जज देगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है। इसके अलावा हमें सुना ही नहीं किया कोई हमें सुने बगैर ये आर्डर पास किया गया। हमने यहाँ पे दरख्वास्त दी कि आप रिव्यू करें, अपने आर्डर को रिकॉल कर दें, और मुझे सुनने के बाद जज साहब जो हैं उसका जो रवैया था उससे ये वाज़े हो रहा था कि शायद बहुत सारी चीज़ें उससे भी मख्फी रखी गई थी। अगर इसके बावजूद भी ये हवालगी का प्रोसेस होता है तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या मुहारिबात है? देखिए, जो लोग इमरान खान के ज़्यादा करीब हैं उन सबको इन्होंने तख्ता मश्क बनाया हुआ है। मुराद सईद साहब, उसका भी यही हाल किया हुआ है, रोज़ाना जो है बिगो डाले उसके घर के चक्कर लगाते रहते हैं। अली अमीन खान का कसूर देखें, कल परसों 2 बजे ये यहाँ सेशन कोर्ट आप सबके सामने मौजूद था। ये जो जिस FIR में आज ये पहुँच गए वो 2 बजे के बाद दर्ज होती है। परसों 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 FIR इसके खिलाफ हो जाती है, जिसमें बकर में भी एक हो जाती है। ये फाशिज्म है। पूरे पाकिस्तान के वकला ये समझते हैं कि कहीं भी पाकिस्तान की तारीख में इख्तियारात का ऐसा नाजायज़ और सरासर इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है। तो लिहाजा ये एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ है, और ये काम रोकना सुपीरियर जुडिशरी का है कि ये इसको लगाम डाले। आए दिन इस्लामाबाद में 154 से ज़्यादा FIR इमरान खान साहब पे, असद कैसर साहब वगैरह पे हो चुके हैं। हम रोज़ाना अदालतों में जा रहे हैं, हमें रिलीफ मिल जाती है, FIR क्वेश भी हो जाते हैं, लेकिन तब तक लोग जेलों में सड़ जाते हैं। आज़म स्वाति साहब की जो आज आए हुए हैं वो ऐसे तख्ते मश्क और ज़ुल्म का शिकार हो जाते हैं, तो रिलीफ बाद में वो देर आया आने के बाद वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। थैंक यू सो मच। असद कैसर साहब, ये सूरत हाल जो अब हम देख रहे हैं कि आपने गुज़श्ता रोज़ आपने बात की है कि हम बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, तो ये प्रोसेस शुरू क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ पे रुका? देखिए, सबसे पहले ये कि हमने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा था कि अगर ये संजीदा है और मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना चाहते तो सबसे पहले इसको नेशनल असम्बली को तोड़ना पड़ेगा और असम्बली को तोड़ना पड़ेगा, फिर हम बैठ जाएंगे। मतलब उसके बारे में भी अगर कोई लीगल अमेंडमेंट दरकार है उस पर बात हो सकती है,
لیکن اس وقت حکومت خود جو ہے نا کرائسس کو بڑھا رہی ہے بجائے اس کے کہ وہ اس حالات کو جو ہے نا کنٹرول کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ اسمبلی قائم ہے، حکومت قائم ہے، تو مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ نہیں، ان کا جو مطالبہ ہے نا کہ ایک دن الیکشن ہو، ہم کہتے ہیں ایک دن تب ہوگا جب یہ نیشنل اسمبلی جو ہے نا اس کو ڈیزالو کرے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھے، پھر عدالت میں جائیں گے یا کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کنسٹیٹیوشن، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب یہ نیشنل اسمبلی سندھ اور بلوچستان کو ڈیزالو کرے. تو کہیں پہ بیک ڈور بات ہو بھی رہی ہے یا نہیں، ابھی تک کوئی نہیں ہو رہی ہے اور یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن جس طرح شہباز شریف کو ڈر ہے کہ وہ الیکشن میں پارے ہو جائیں گے، یا مریم بی بی جس طرح رویہ اپنائی ہوئی ہے، کیا ایک لیڈر کا یہ رویہ ہوتا ہے، اس طرح لب لہجہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر یہ سمجھتی ہے کہ بہت پاپولر ہے تو آئے نا الیکشن کرے. ہمارا کیا مطالبہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عوام سے رجوع کیا جائے، عوام سے پریشمنٹ ڈیٹ لیا جائے، اور ملک کے اس وقت جو حالات ہیں وہ تب سدھریں گے کہ جب لیڈرشپ آئے گی جس کے پاس اختیار ہوگا اور عوام مینڈیٹ دیں گے تو یہ ملک کو اکانومی اور ساری کرائسس سے نکالے گی. پیپلز پارٹی کا گزشتہ روز CEC کا اجلاس ہوا ہے، اس کے اندر ایک بات کی گئی ہے کہ ہم مذاکرات کو جا رہے ہیں یا مذاکرات کا دروازہ بند کرنا یہ کسی بھی سیاسی طور پر سیاسی عمل کے خلاف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک انصاف کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری تو ابھی کوئی ہمارے آفیشل کوئی بات نہیں ہوئی ہے، جب وہ آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ پیپل پارٹی اس 1973 آئین کی خالق ہے. ذوالفقار بھٹو نے اس کی بہت بڑی جدوجہد کر کے یہ آئین بنایا تھا. پھر 18 امینڈمنٹ میں بھی پیپل پارٹی کا بہت بنیادی کردار تھا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے جو اپنے لیڈر کا جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اس کو سبوتاج کیا جا رہا ہے. 1973 آئین تو انہوں نے باڑ میں پھینک دیا. اس وقت تو کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کدھر کھڑے ہو؟ کیا تم آئین کو توڑنے والے میں ہو یا آئین کو جوڑنے والے میں؟ یہ اس کا فیصلہ کرنا ہے. اگر انہوں نے اس میں حصہ لیا تو یہ بھٹو کی روح کے ساتھ غداری ہوگی. تھینک یو سو مچ.